हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है, एक एक करके समझते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल? तो अगर हम सेल चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल क्या है। तो सेल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने कहा है कि सेल जो है वो जीवन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का आधार है। अब हमने ये बात क्यों बोली, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं। तो देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म आज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, आइदर इट इज बैक्टीरिया और अस, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो सब सेल के बने। ठीक है, चाहे हम छोटे से बैक्टीरिया को ले लें, प्लांट को ले लें, आपके घर में पेट्स होंगे, किसी को भी आप देखो, सब सेल के बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि वो स्ट्रक्चर का बेसिक आधार है, स्ट्रक्चर का आधार है। अब हमने कहा कि फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट क्यों हो गई? तो फंक्शनल यूनिट बच्चों इसलिए हुई क्योंकि सेल के अंदर ही लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आज हम जिंदा खड़े हैं। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसे हम लाइफ का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म जो कि लाइफ का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है। यानी कि हमारी बॉडी की इंडिविजुअल सेल के अंदर, हर इंडिविजुअल सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं जो कि हमारे लाइफ के सिस्टम को परफॉर्म कर रही है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि सेल को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी कि वो जीवन का आधार है। अब बात करते हैं कि हमें सेल क्यों पढ़नी चाहिए। तो भाई, क्योंकि all living organisms are made up of cell, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लाइफ प्रोसेसेस अकर इनसाइड सेल्स। जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस हमें जिंदा रख रहे हैं, वो सब सेल के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ। अगर हमने सेल को समझ लिया तो हम लाइफ को भी समझ सकते हैं। सेल आर सिस्टम परफॉर्म लाइफ फंक्शन। सेल जो है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से लाइफ की फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म हो पाती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या सेल हमेशा से थी? सेल का क्या कभी ओरिजिन हुआ? या जो आज हमें सेल दिखाई देते हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे, क्या सेल हमेशा से ऐसी थी? तो बच्चों इसका आंसर है नो। सेल हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक सेल को सेल बनने में करोड़ों वर्ष तक तपना पड़ा, करोड़ों वर्ष का समय लगा। क्यों? क्योंकि एक अवस्था ऐसी थी बच्चों, जब ना टाइम एग्जिस्ट करता था, ना कोई प्लैनेट, ना सन, ना कोई गैलेक्सी। बट फिर एक धमाका हुआ। मैंने उसको की कोशिश की है। देखो, यहाँ एक टाइमलाइन दिखाई है, धमाका हुआ जैसे करोड़ों वर्षों बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। और जिसे आज मिल्की वे कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी, किसी का फॉर्मेशन हुआ और इसके साथ-साथ प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और उन्हीं में से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ पहले ऐसी नहीं थी, आग आग भरी हुई थी, लेकिन टाइम के साथ-साथ उसमें ओशन का फॉर्मेशन हुआ, जल का फॉर्मेशन हुआ और जल में ही लाइफ। इसको हम फॉर्मेशन के थ्रू की धमाका, बिग बैंग, गैलेक्सीज ऑफ फॉर्मेशन, सन का फॉर्मेशन के साथ प्लैनेट्स टकरा रहे हैं, ज्वालामुखी बन रहे हैं यहाँ पर। इस टाइम पे क्या हो रहा था बच्चों, कि इसको भी बनने में बहुत करोड़ों वर्ष का टाइम लगा, लाखों वर्ष का। वाटर फॉर्मेशन हुआ, वाटर की वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से लाखों वर्षों तक बारिश होती है। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर में क्या था बच्चों, जब अर्थ पर एलिमेंट्स बने, एटम्स बने, ठीक है, उनके लिए ये जो ओशियन था या वाटर था, उसने एक केमिस्ट्री लैब का काम किया।
वो जो एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, वो आपस में जुड़े और उन्होंने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये वो molecule बने उन बायोमॉलिक्यूल्स ने एक का फॉर्मेशन, वो आपस में आए साथ में और फॉर्मेशन किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स, लिपिड्स अभी बनेगा, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन्होंने प्रिमिटिव सेल्स को बनाया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत समय लगा, लेकिन सेल बनी, यानी कि जीवन का आगाज हुआ। बात ध्यान रखना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब की शुरुआत हमेशा से एक सिंगल सेल से ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन के केस में जब एक मेल स्पर्म, यानी कि स्पर्म और एक फीमेल एग आपस में फ्यूज करता है, तो मिलके बनाते हैं जाइगोट, जिसे हम कंसीडर करते हैं सिंगल सेल। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, शुरुआत में वो सब एक सेल होते हैं, यानी कि जीवन का आधार क्या है? सेल। ये देखो, सेल माने ये प्रिमिटिव सेल। अब इसी में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो सेल क्या होती है? एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल को भी हम एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और जब इन्हीं सेल में मल्टीप्लिकेशन होता है, एक से ज्यादा हजारों सेल मिलकर भी एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि हम क्या है, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हमें आज इस पृथ्वी पर देखने को मिल रहे हैं। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। सेल दो टाइप की हैं, यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म दो टाइप का है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बात करें हम सेल की डिस्कवरी की, तो सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 का रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया था, कॉर्क लिया था और उसमें एक टुकड़ा काटा था, बहुत ही पतला टुकड़ा, और खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में देखा था। उसमें उन्हें कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई, ठीक है, कुछ। तो क्या बच्चों, उस टाइम पे जो चर्च होता था, जो वहां पे मॉन्क होते थे, वो इस टाइप की कमरों में रहते थे, जिन्हें सेल कहा जाता था। तो इन्होंने ही उसको नाम दिया सेल, उन्हें जो आकृति दी। उसके बाद अच्छा, ये डेड सेल इन्होंने देखी थी। सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था ल्यूवेनहॉक ने, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस क्या है, हम आगे जाते हैं। अब बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी वही बात कहती है कि सेल जो है वो बेसिक सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम हिस्ट्री में आ रहे हैं। सेल थ्योरी शेल्ड्रिक एंड श्वान ने, ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने इंडिविजुअली प्लांट्स और एनिमल सेल पे वर्क किया था, और इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स है, वो सेल से मिलकर बने हैं। बाद में वो भी जर्मन जर्मन के ही वो दिया था, यूनिसेलुलर असेलुलर, जिसका अर्थ होता है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। टुगेदर जो हमें सेल थ्योरी मिली, इनकी all living organisms are made up of one or more cell. The cell is the structural and functional unit of life. All new cell arise from pre-existing cells. अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो सेल के जो मेन स्ट्रक्चर है, देखो बच्चों, सेल के जो मेन स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जर्नल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बीच में जो एरिया होगा सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है। लेकिन क्या हो रहा है, ये कवरेज की है क्या चाह रहे हैं, कुछ चैनल्स होते हैं अंदर बाहर। तो इसके बेसिस पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है, ये सेमी परमेबल होती है और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसके थ्रू? प्रोसेसेस के थ्रू, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये एक इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो ये क्या करता है? कंटेन न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है, जहां पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो सारी साइटोप्लाज्म में ही होती है। जैसे कि आपने देखा ऑर्गन्स और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जहां पर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है। प्लांट और जो एनिमल सेल्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स है। हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स है, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, और इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड स्मॉल, जैसे कि बताया न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, जेनेटिक फ्रीली फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में। बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते इसमें। फॉर एग्जांपल मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बैक्टीरिया एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक और सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होती है कंपैरेटिवली। प्लांट इसमें होते हैं। अब इसका भी यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ये मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों आज हमने बस सिंपल सेल को जाना। एक इम्पोर्टेंट बात, जो सेल होती है हमारी बॉडी में या फिर जो होती है उनका सबका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। लेकिन सेल भी बहुत टाइप की होती है, हमारी खुद की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होती है। ये न्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन सेल है, ये कार्डियक सेल है जो हमारे दिल में प्रेजेंट होता है, ये आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ये स्पर्म है, और ये है एक्स सेल। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबका जो शेप और साइज है वो सबका अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे सेल है, ये ह्यूमन की बॉडी की सबसे छोटी सेल है, जो फीमेल होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी सेल होता है। तो टुडे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।